हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिलाषा सिंह और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विथ नेवर गिव अप में। मेरा नाम है अभिलाषा सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस में ही केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक जो हमने 7, 8, 9 क्लासेस जितने भी ले चुके हैं फ्रेंड, उसमें हमने जो भी बेसिक था उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं फ्रेंड, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेंड एटॉमिक नंबर। जी हाँ फ्रेंड, एटॉमिक नंबर जिसको हम शुरू से ही जिसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और बीच बीच में जब भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, हम बताते भी हैं। बट फ्रेंड, पर्टिकुलरली अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड, एटॉमिक नंबर होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। सिंबल क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है फ्रेंड वो होता है जेड। लेकिन हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो फ्रेंड, इसको डिफाइन करने के लिए हम बस इतना ही कहेंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड, उसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको हम लिखते हैं ताकि आप इसको अपनी कॉपी पे उतार सकें, आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो सके। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर को। तो फ्रेंड, इसको हम डिफाइन करेंगे ऐसे कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यही होगा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कि ये जो होता है जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक उदाहरण से, यानी कि एक एग्जाम्पल से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, तो हम हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। एंड व्हेन वी आर टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1। इससे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है फ्रेंड? 1 होता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्रेंड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 7 होता है। ये पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं। बट अगर हमको नहीं पता है तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन की जो एलिमेंट होता है इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है फ्रेंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इस एटम में यानी कि नाइट्रोजन के एटम में, इस एलिमेंट के एटम में जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी 7 होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 7। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया फ्रेंड? ठीक है, तो जीएस के लिए इतना काफ़ी है कि हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन केस में हो जाता है कि जब हम इसका जेड देखते हैं तो इसका जेड क्या होता है? 7 होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड मास नंबर की। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फ्रेंड मास नंबर। मास नंबर पे पहुंचने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। चलिए, अब हम देखते हैं कि मास नंबर क्या होता है। तो एवरी एटम देयर इज ए स्मॉल सेंट्रल मैसिव पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि कोई भी एटम होता है उसमें एक मैसिव पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और हम सबको मालूम है कि उस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? उस न्यूक्लियस में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस मैसिव इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, अगर हम ये एटम है तो इसमें एक क्या था मैसिव पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। और ऐसा हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियस में जो भी मासेस होते हैं, जो भी मास होता है, वो ऐसा एज्यूम्ड किया जाता है कि वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटर होता है। ठीक है फ्रेंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन एवरी एटम देयर इज अ स्मॉल सेंट्रल मैसिव पार्ट called nucleus where almost the masses of the atom is assumed to be concentrated। ठीक है। फिर क्या होता है कि the nucleus of an atom consists of proton and neutron। ये हमको मालूम ही है कि ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। हम सबको मालूम है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी किए होता है और जो न्यूक्लियन होता है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। इस वजह से इसको हम P+ और इसको N0 से या NO से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या होता है कि अब इसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो क्या होता है कि ये कलेक्टिवली अब जब दोनों को साथ में मिलाते हैं तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम इसको न्यूक्लियॉन्स की जब हम बात करते हैं, अब न्यूक्लियॉन्स का जब भी मैं नाम लूँ तो आप समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और ऐसा न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। हाँ, तो फ्रेंड जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जब हम सम करते हैं किसका प्रोटॉन और जब हम सम करते हैं किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम करते हैं फ्रेंड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो हमको क्या मिलता है, तो इसी को हम जब हम सम करते हैं न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी का इक्वल जो होता है वो हमारा होता है मास नंबर। ठीक है फ्रेंड, ये होता है हमारा मास नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। ठीक है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसका जो इक्वल होता है, इसी का जो सम होता है इसको हम बोलते हैं मास नंबर और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड देते हैं, जो सिंबल देते हैं वो होता है ए। ठीक है। तो इसका मुझे नहीं लग रहा है कि डिफिनीसन मुझे लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा इसका जो डिफिनीसन हम देंगे यही होगा कि हम सब जानते हैं, वी ऑल नो कि इन एटम देयर इज अ nucleons where the proton and neutron are together, so the sum of proton and neutron is called mass number। ठीक है फ्रेंड, and it is represented by symbol A। ठीक है फ्रेंड। अब एटॉमिक सिंबल ऑफ एन एलिमेंट देख लेते हैं कि जो एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग के क्लास में कर ली है, बट यहाँ पे हमको एक बार इसको समझना ज़रूरी है। देखते हैं एटॉमिक सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एलिमेंट है तो ये ए जो हो गया हमारा एटॉमिक मास हो गया, अभी हमने पढ़ा, और जेड जो हो गया वो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, मास हो गया, और जेड हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है। अब बोर का जब नियम हमने पढ़ा है तो इसी से रिलेटेड हमारा एक स्कीम आता है जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी स्कीम, इसका अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, तो इसके एग्जांपल में हम ये नाइट्रोजन का ही देख लेते हैं, 7n14, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया और ये हमारा एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं कि ये जो बोर-बरी स्कीम है वो क्या है। तो बोर और बरी ये दो साइंटिस्ट थे। ये बोर-बरी
जो है, जो नेम लिखा हुआ है, तो बोर एक अलग साइंटिस्ट थे और बरी एक अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने ये प्रपोज किया था एक कंप्रिहेंसिव प्लान, और किसके लिए? टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। यानी कि ये जो बोर बरी हैं, इन्होंने क्या किया था कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में, ये शेल बोले या फिर ऑर्बिट बोले इसको, तो इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोरबरी ने एक स्कीम बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं? बोरबरी स्कीम। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये है क्या। तो इसमें कुछ ऐसा पास्टुलेट किया गया था, कुछ एज्यूम किया गया था, एजम्पशंस थे जो कुछ इस प्रकार थे। जो पहला एजम्पशन था फ्रेंड, वो ये था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n2। क्या देखते हैं यहाँ पे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्या फ्रेंड? 2n2। अब ये 2n2 क्या है? वेयर n इज इक्वल टू क्या? ऑर्बिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इनका? नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि अगर हम ये बना है, तो न्यूक्लियस के जो सबसे दूर पे जो है ऑर्बिट, या दूर पे जो सबसे शेल है, उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ही बताया कि जो न्यूक्लियस के या फिर जो एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इनका था कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट इनका जो पोस्टुलेट्स था, या फिर जो हाइपोथेसिस थी इनका, या फिर जो थ्योरी थी, या फिर जो भी इन्होंने प्रूफ किया था, जो प्लान किया था, जो स्कीम बनाई थी, उसमें जो नेक्स्ट था ये था कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, देयर कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, अब ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट क्या होता है? तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, या फिर जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके जस्ट पहले वाला जो शेल होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा था देयर आर 2 electron in the outermost orbit of an atom, in the outermost orbit an atom cannot be more than 8 electron in its penultimate orbit. Can not be more than 8 electron in its penultimate ऑर्बिट। यानी कि उसके बाद वाला जो ऑर्बिट होता है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, फिर इन्होंने कहा, जो नेक्स्ट था उसमें इन्होंने कहा कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट ऑर्बिट एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि सबसे बाहर वाले में अगर सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
तो उसके बाद वाले यानी कि उसके जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द penultimate orbit and two electron in the outermost orbit of an एटम। ठीक है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट ऑर्बिट, लेकिन ये तभी होगा बट 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन उससे पहले वाले 18 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब वो जो आउटर मोस्ट का जो पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है उसके जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कम से कम दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये बताया था कि अभी मैं इसको समराइज़ करूँगी फ्रेंड, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो जब मैं समराइज़ करूँगी तो सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी। जो सबसे लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन आर मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स आर present in an orbit of an atom only when its inner orbits are completely filled। ये मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। an atom only when its inner orbital या inner orbits are completely filled and its outermost orbit contain 2 electrons and penultimate orbit contains 8 electron। penultimate orbit contains 8 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, शुरू से हम देखते हैं कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बोरबरी का स्कीम जानने के लिए ये पता होना चाहिए फ्रेंड कि ये जो स्कीम है ये बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि इससे पहले जो हमने बोर का एटॉमिक मॉडल देखा था उसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियस था उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में वेरियस ऑर्बिट में या वेरियस शेल्स में जो मूव कर रहे थे उसके बारे में बोरबरी का जो स्कीम है उसके बारे में यही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मूव कैसे करते हैं। तो इसके बारे में जो स्कीम दिया था उसको दिया था बोरबरी ने। इन्होंने बताया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n²। हालांकि इसको हम हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे बट इन्होंने इस बात को ये कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अब 2n² के मामले में अगर हम बात करते हैं, हालांकि हम आगे देखेंगे कि ये शेल और ऑर्बिट क्या होते हैं, तो KLMN जो शेल होते हैं उसको हम देखेंगे, बट फिर भी हम अगर देखते हैं कि अगर किसी भी शेल में
किसी भी शेल की वैल्यू अगर हम 1 लिखते हैं, तो अगर हम ये रूल को फॉलो करते हैं 2n² को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये अगर ये n इज इक्वल टू 2 है, तो अगर इस रूल पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा, अरे n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, तो अगर इसको हम इस रूल पे रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा ये n इज इक्वल टू 2 है, अगर ये n इज इक्वल टू 2 है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं n इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इन, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इन कहने का ये मतलब है कि ये जो बोरबरी ने बताया था वो यही बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस होता है, फिर एक ऑर्बिट होता है, फिर 2 ऑर्बिट होता है, फिर 3 ऑर्बिट होता है, फिर 4 ऑर्बिट होता है, ऐसे एंड सो ऑन ये बढ़ते जाता है। और इनका जैसे जैसे ये ऑर्बिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस से इसका रेडियस बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे जब हम शेल पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि ये हमारा K हो जाता है, ये L हो जाता है, ये M हो जाता है, ये N हो जाता है, P O हो जाता है, P हो जाता है एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ठीक है फ्रेंड। तो इसी को कि ये जो न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग में जो ये ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, और इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं, इनकी जो सिचुएशन क्या होती है, इनकी जो पोजीशन क्या होती है, इसी को एक रूल में, एक कायदे में, या फिर एक अरेंजमेंट में, इनका जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, इसी को बोरबरी ने अपने इस स्कीम में बताया था। पहला जो पॉइंट था इसमें मैंने कहा था कि एक बार हम इसको नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो पहला जो टॉपिक था उसमें ये था कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, मतलब जो सबसे न्यूक्लियस के जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन हो, बाहर का जो ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। फिर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एटम कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कह रहा है कि इसी केस में जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, यानी कि जो उससे संबद्ध या जो आउटर मोस्ट से लगा हुआ जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब उसके पहले शेल में, जब उसके पहले के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। ठीक है, फिर ये है कि देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट ऑर्बिट एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड ऑफ एन एटम, यानी कि फिर क्या कह रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट स्फीयर में होंगे, आउटर मोस्ट सेल में होंगे, तब जब उसकी जो अंदर का जो सेकेंड शेल है, जो आउटर मोस्ट स्फीयर, जो आउटर मोस्ट शेल का जो सेकेंड ऑर्बिट है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर जो लास्ट उन्होंने बताया था कि मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ओनली व्हेन इट इनर ऑर्बिट आर completely filled, ये है completely filled and its outermost orbit contain 2 electron and penultimate orbit contain 8 electron। यानी कि ये कह रहा है कि मतलब कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है, तो इसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि ये जो अरेंजमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन के भरने का, जो इलेक्ट्रॉन के रहने का, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का, उस अरेंजमेंट को बोरबरी ने बताया है। ठीक है, तभी इन्होंने कहा है कि एक जब हम जो इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका होता है, उसको हम 2 तरीके से भरते हैं। एक तो हमारा जो अफबाओ प्रिंसिपल होता है उस बेसिस पे भरते हैं, एक जो पहला हमारा प्रिंसिपल होता है, वो पहला जो हमारा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन के भरने का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो होता है हमारा अफबाओ का। ठीक है, अफबाओ प्रिंसिपल का। लेकिन जो दूसरा होता है फ्रेंड, वो होता है बोर और बरी का। ठीक है, जो बोर बरी का प्रिंसिपल होता है उस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराते हैं, या तो फिर जो अफबाओ प्रिंसिपल होता है उस पे कराते हैं। बट कहें तो हम ये जो बोर बरी है उसको हम क्लासिकल प्रिंसिपल कह सकते हैं, और ये जो अफबाओ उसको हम मॉडर्न प्रिंसिपल कह सकते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का।
ठीक है। एक शॉर्ट तरीके में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इनके हिसाब से बोर-बारी के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं उनका जो क्रम होता है, जो सीरीज होती है, वो इस तरह से होती है कि 2, 8, 18, 32, यानी कि मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिट में रह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो उनका जो नेक्स्ट था कि फॉर एनी शेल मैक्सिमम पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 32 होता है, जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इन वैलेंस शेल यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट का जो ऑर्बिट होता है, जो आउटर मोस्ट का जो सेल होता है, तो इन्होंने ये बताया है कि जो आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट जो होता है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि इन वैलेंसी जो वैलेंसी होती है वो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन सेकेंड लास्ट सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। जो वैलेंसी सेल होता है, जो वैलेंस सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ये तभी रह सकते हैं जो सेकेंड लास्ट का जो ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड लास्ट शेल में 18 तभी हो सकते हैं जब उसका जो थर्ड लास्ट शेल होता है उसमें कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर थर्ड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसके बाहर वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का जो सीक्वेंस होता है वो 2, 8, 18, 32 यानी कि 2, 8, 18 और 32 होता है। तो ये था बोर-बारी का मॉडल। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो बोर-बारी का जो प्रिंसिपल था वो किस लिए था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए था। कि ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो ऑर्बिटिंग जिनकी होती रहती है, उनका जो अरेंजमेंट होता है उसको बोर-बारी ने बताया था। और हमको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि जो उनका अरेंजमेंट होता है वो इस बेसिस पे होता है कि 2, 8, 18, 32 यानी कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी ऑर्बिट में वो 32 हो सकते हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम नज़र डालते हैं अपने नेक्स्ट जो चीज़ होता है, जो टॉपिक होता है वो हमारा शेल। क्योंकि हम बहुत बार शेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार इस पर भी देख लेते हैं कि शेल या फिर ऑर्बिट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, शेल या ऑर्बिट जो होता है वो ये होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वेरियस ऑर्बिट। क्योंकि अगर हम यहाँ एक न्यूक्लियस यहाँ पे बनाते हैं तो ये हमारा वेरियस ऑर्बिट है, और इसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रैवल करता रहता है। ठीक है। और लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो क्या होता है, इसकी एक एनर्जी लगती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है, किसकी, उस एटम की। एंड दिस ऑर्बिट विच आर द ट्रेजेक्टरीज आर पाथ ऑफ द एलिमेंट्स आर कॉल्ड शेल। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, क्या होता है, उन पे एक डेफिनेट एनर्जी लगती है। इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एटम के थ्रू। ठीक है, इस एटम में, क्योंकि ये जो जितना भी सब कुछ है वो क्या है, एक एटम है, और एटम में क्या, एक न्यूक्लियस है, और उसी एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, जब ये रिवॉल्व होता रहता है तो एक डेफिनेट एनर्जी इस पर लगती है। ठीक है, और डेफिनेट एनर्जी की वजह से क्या होता है, इनका ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एक पाथ इनका क्रिएट होता है, एक रास्ता होता है इसी के थ्रू। ऐसा नहीं कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने मन से इसमें आ जाए, फिर ये इलेक्ट्रॉन तो अपने नहीं, इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, एक पाथ होता है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, इनका एक पाथ होता है। ठीक है, या ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं, ट्रेजेक्टरीज बोल सकते हैं, या फिर इसको हम पाथ बोल सकते हैं। तो इनका एक पाथ होता है, मतलब न्यूक्लियस यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते रहते हैं, और उनका एक पाथ क्रिएट होता है, और इसी रास्ते को, इसी पाथ को, इसी ट्रेजेक्टरीज को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेरियस ऑर्बिट विथ different and definite energy in the atom, and these orbit which are the trajectories or path of the electrons are called shell. ठीक है, अब क्या देखते हैं कि द इनर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर उसको शेल कह सकते हैं, हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सबसे पास का होता है, जो सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास का होता है, जो सबसे पास का जो ये ऑर्बिट होता है उसमें क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है।
ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी होती है, एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट अ शेल हैज़ द लार्जेस्ट एनर्जी। और हम ये भी देख चुके हैं कि जो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, वेरियस शेल फ्रॉम लोअर टू अपर आर रिप्रेजेंटेड सिम्बोलिकली के। अब इसी के लिए हम इसका जो सिंबल देते हैं KLMNOP एंड सो ऑन। ठीक है, इसी का जो हम सिंबल देते हैं वो इस तरह से देते हैं। ठीक है, इसको हम जानने के लिए कि ये K शेल है, ये L शेल है, ये M है, ये N है, ये O है, P है, इसको देखने के लिए हम एक नाम देते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब शेल और ऑर्बिट तो हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि सब शेल या सब ऑर्बिट क्या होता है, क्योंकि ये टर्म भी बार बार पूछता है कि सब शेल या सब ऑर्बिटल। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स के बारे में, अगर हम 3 डायमेंशनल ग्राफिक अगर हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ अगर हम 3 डायमेंशनल ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं वो, तो वेव के बारे में बात करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू अ 3 डायमेंशनल ग्राफिक प्लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एंड द इंटरनल एटॉमिक कंपोजिशंस, एवरी सेल और ऑर्बिट हैज़ अ नंबर ऑफ सब सेल्स। अगर हम इसकी बात करते हैं और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स फंक्शन को ही ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या कि जो भी शेल्स होता है या फिर जो भी ऑर्बिट होता है, इसका एक सब सेल या सब ऑर्बिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल होता है इसी को हम सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये जो ऑर्बिटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऑर्बिटल है उसको कैसे, SPDF। जो ऑर्बिटल हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सब सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी एटम्स के जो भी सेल्स होते हैं, जो भी एटम्स के ऑर्बिट होते हैं, उन सब में क्या होता है, सब में एक ऑर्बिटल होता है। यानी कि जो भी ऑर्बिट होता है सबका अपना एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, या जो भी शेल होता है सबका एक सब शेल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब सेल या सब ऑर्बिट कहते हैं। एक पाथवे होता है जिसको क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करता है, मूव्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी सेल में, ये तो हम देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी सेल में क्या करता है, मूव करता है। तो उसी शेल में भी क्या होता है, वो जो शेल होता है वो भी क्या होता है, एक नेक्स्ट लेवल पे एक सब शेल में डिवाइड होता है, यानी कि एक ऑर्बिटल में ही डिवाइड होता है, जिसको हम सब सेल या सब ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो ऑर्बिटल होता है वो 4 टाइप के होते हैं, SP, D एंड F सब सेल। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। जो सब सेल होता है ये क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं, SP, D एंड F। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें एक बात होती है कि जो भी ऑर्बिटल होते हैं या जो भी सबसेल्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और सिमिलरली इन एवरी ऑर्बिटल ऑफ वेरियस सबसेल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स। मतलब ये जो भी ऑर्बिटल होते हैं, जो SP, D, F जो भी होते हैं ऑर्बिटल, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम देख सकते हैं क्या कि S और वो जो फिक्स्ड ऑर्बिटल हम इसको अभी कर सकते हैं, वो होते हैं इस वे में कि 2, 6, 10 एंड 14। यानी कि जो S ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, जो P ऑर्बिटल उसमें 6, जो D होते हैं उसमें 10 और जो F होते हैं उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सबसेल या सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन वेरियस सेल, यानी कि KLMN एंड सो ऑन जो भी है, देयर आर वेरियस करस्पॉन्डिंग सब सेल्स। यानी कि जो KLMNOP एंड सो ऑन जो भी है, इसका क्या होता है,
इसका वेरियस करस्पॉन्डिंग सबसेल यानी कि इसके सब ऑर्बिट यानी कि इसका ऑर्बिटल होता है। और वो क्या होता है? वो होता है एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ एटसेट्रा। ये क्या होते हैं इनके? ये जो सेल्स होते हैं इनके क्या होते हैं? वेरियस सब ऑर्बिट या सब सेल्स होते हैं जो इस तरीके से बटे होते हैं। बेसिकली ये क्या है? एस पी डी और एफ ई है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो होता है वो एस, एस पी डी, एफ एटसेट्रा इस तरीके से होता है। ठीक है, तभी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसका करते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं 1s2, 2s2, 2ps, मतलब इस तरह से करके हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10 जो भी होता है उसको हम जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसके बेसिस पे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका इसी पैटर्न पे करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही आज की कुछ क्लास, सब सेल और सब ऑर्बिट तक हमने किया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आएंगे, फिर हम देखेंगे वर्क प्रिंसिपल तो हम पढ़ ही लिए हैं लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का जो तरीका है उसके बारे में हम नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्विज के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देख लेते हैं कुछ जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये घटना चक्र का जीएस लेके आए हैं आपके सामने, तो उसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो मात्रक और इकाई से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो भी मेजरमेंट होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि, क्योंकि मैं ये हिंदी मीडियम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ऐसे कुछ मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे कहा कि मतलब वो कोई भी कंपटीशन तैयार करते हैं तो वो हिंदी मीडियम में प्रेफर करते हैं। तो ये जो कलेक्शन मैं लेके आई हूँ वो स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। बट फ्रेंड ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सेम ही होता है। तो मेरे ख्याल से जिसको टॉपिक समझ में आ जाता है उसके लिए हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें हम इंग्लिश वाला लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है फ्रेंड वो होता है वाट। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसको डिस्क्राइब भी किया है कि भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति या विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका जो होता है P = W/T। ठीक है, तो इस तरह से शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या होता है, यानी कि फोर्स का जो जिससे फोर्स को मापा जाता है वो क्या होता है। तो बल का जो मात्रक होता है फ्रेंड वो होता है न्यूटन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी कि वर्क जो होता है उसका जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक होता है फ्रेंड जूल। ठीक है, यानी कि जो वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो होता है जूल। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी करे उसके लिए कोई दिक्कत होगी कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, तो ये उसके लिए भी उतना ही आसान है जितना कि एक हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। ठीक है, या हिंदी मीडियम के कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापन यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है तो बल उस पर फोर्स जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, किया गया जो वर्क होता है बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब बात हो रही है कि जो वर्क होता है वो एक अदिश राशि होती है, यानी कि ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, जो वेक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। यानी कि जूल की बात हो रही है, अगर कहीं हमको न्यूटन मीटर भी दे दे तो वो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो क्या होता है। तो फ्रेंड ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उस साल
कंट्रोवर्सीज आई होंगी कि एक या एक से ज़्यादा आंसर सही होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे स्टार लिखा गया है। लेकिन अगर इसका आंसर हम देखें तो जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है फ्रेंड, वो होती है, तो फ्रेंड इसका जो होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई को किससे मापा जाता है, यानी कि जो लाइट ईयर होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या, वह इकाई होती है किसके, तो फ्रेंड वो होती है दूरी की, यानी कि दूरी का जो मापक होता है वो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, और 1 लाइट ईयर इज यानी कि एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो अभी हमने देखा ये दूरी की, यानी कि लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। सेम क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है यानी कि यूनिट है किसका, तो दूरी का। ठीक है, फिर प्रकाश वर्ष है वही चीज़, इसी को घुमा फिरा के बोलता है, इसी को वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वो क्या है, प्रकाश वर्ष है। यानी कि 1 ईयर में जो भी लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो डिस्टेंस पूरा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि एक पारसेक यानी कि तारों संबंधी दूरियां मापने का जो मात्रक होता है, यानी कि जो स्टार से रिलेटेड जो भी डिस्टेंस होता है उसको मापने का जो यूनिट होता है उसको 1 पारसेक बोलते हैं। वो किसके बराबर होता है, तो फ्रेंड वो होता है 3.25 लाइट ईयर, यानी कि 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पारसेक है मात्रक किसका है, तो अभी हमने देखा दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये सबको मालूम है वो सेंटीमीटर होता है। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी डाल देता है ताकि हम रिलैक्स फील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाए। 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो ऊंचाई नैनोमीटर में हम करते हैं वो हो जाएगा 183 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट दे दी गई है। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर, तो अभी था 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन। अब ये है कि नेक्स्ट है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर मापने की जो इकाई होती है विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो ये है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, जो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट जो होती है वो 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे दे दिया गया है जो सूची 1 है या कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये है भौतिक राशियाँ, ये है इकाई। ठीक है, ये त्वरण है, ये जूल है, ये बल है, ये न्यूटन सेकंड है, ये कृतकार्य है, ये न्यूटन है, ये आवेग है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है, यानी कि जो त्वरण दिया हुआ है उसका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बल है उसका हमको मालूम ही है, उसका 3 यानी कि न्यूटन। जो कृतकार्य है उसका हो जाएगा 1 यानी कि जूल, यानी कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और ये जो नेक्स्ट आवेग है वो है 2 यानी कि न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो जो डी है यानी कि जो प्रेशर का डाइन नहीं होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे फ्रेंड आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए थे, मतलब ये बस दिखाने के लिए था कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये जो सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है ना फ्रेंड, सब्सक्राइब, इसको प्रेस करिए, इसके बगल में बेल जो है इसको आप टिक करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत आपके चैनल पर मिल जाए।
और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, और आपके जो भी ओपिनियन है, मुझे लगातार से ओपिनियन मिल रहे हैं जिसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। वो हम सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है और उस पर काम किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जो भी आपके विचार है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है फ्रेंड, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।